तो बात करेंगे अब आपके किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप देखिए, सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप देखिए कि कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम इन्वॉल्व, ठीक है, तो कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है आपके किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो आप देखेंगे इसके अंदर ओनली PS1 फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है सिर्फ। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपके सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। ठीक है, और जबकि नॉन साइक्लिक में आपके PS1 और PS2 बोथ दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने अब आपको दिखाया क्या, मैंने आपको दिखाया आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिखाया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये लिखा मैंने आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आपने क्या कहा, स्ट्रोमा कहा। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो स्पेस है, उसको आपने क्या कहा, स्ट्रोमा कहा। ठीक है, अब आप देखिए स्ट्रोमा के अंदर ये जो फ्लैट सैक्स होते हैं, इन फ्लैट सैक्स को आप कहते हैं क्या, थाइलाकॉइड। ठीक है, तो इन फ्लैट सैक्स को आप क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो इन फ्लैट सैक्स को आपने क्या कहा, थाइलाकॉइड। ओके, और आप जानते हैं कि ये थाइलाकॉइड आपके सिंगल प्रेजेंट तो नहीं है, ये आपके एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैक्ड होते हैं। ठीक है, और इसी स्टैक को आप क्या बोलते हैं, इसी स्टैक को आप क्या बोलते हैं, इसी स्टैक को आप क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, तो इसी स्टैक को आप क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये जो थाइलाकॉइड का जो स्टैक है, इसको आपने क्या कहा, ग्रेना कहा। ठीक है, और थाइलाकॉइड, जो ग्रेना का थाइलाकॉइड है, उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड। ठीक है, तो जो ग्रेना का थाइलाकॉइड है उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड। ओके, तो यहां देखिए ध्यान से, तो ऐसे काफ़ी सारे ग्रेना होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, और आप देखेंगे ये जो ग्रेनल थाइलाकॉइड है, ये जो ग्रेनल थाइलाकॉइड है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये आपस में किससे कनेक्टेड हैं, तो आप कहेंगे ये कनेक्टेड है आपके एक फ्लैट टिब्यूल से। और इस फ्लैट टिब्यूल को आप क्या कहते हैं, तो इस फ्लैट टिब्यूल को आप कहते हैं क्या, स्ट्रोमल लैमेली। तो इस फ्लैट टिब्यूल को आप क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेली या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेली या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। ओके, तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको आप बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर जो फ्लैट सैक्स हैं उनको आपने कहा क्या, थाइलाकॉइड। और ये जो आपके स्टैक है, इसी थाइलाकॉइड के स्टैक को आप बोलते क्या हैं, ग्रेना। ठीक है, और ग्रेना के जो थाइलाकॉइड्स हैं इनको आप क्या बोलते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड। ठीक है, और डिफरेंट ग्रेना के जो थाइलाकॉइड्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे, एक फ्लैट टिब्यूल से, और उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, अब सवाल ये है कि फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आप जानते हैं फोटो सिस्टम 1 आपके नॉन अप्रेस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। वो सरफेस जो आपके फ्री है, जो आपके आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है, उस पे आपके फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कैसी सरफेस है, तो आप कहेंगे ये नॉन अप्रेस सरफेस है। तो यहाँ पर आपके क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। ठीक है, और आप देखेंगे ये कैसी सरफेस है, तो आप कहेंगे ये आपकी अप्रेस सरफेस है, ये आपकी दबी हुई सरफेस है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 2 थाइलाकॉइड्स हैं, तो ये आपकी कैसी सरफेस है, फ्री सरफेस है, और ये आपकी कैसी है, अप्रेस सरफेस होगी, इसकी नीचे वाली जो दबी हुई सरफेस है। तो यहाँ अप्रेस सरफेस पे क्या मिलता है आपको, फोटो सिस्टम 2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ भी आपके क्या होगा, यहाँ भी आपके फोटो सिस्टम 2 होगा, यहाँ भी फोटो सिस्टम 2 होगा, और यहाँ भी आपके फोटो सिस्टम 2 होगा। तो रेड से मैंने आपको क्या दिखाए, फोटो सिस्टम 2। और ये सरफेस कैसी है, तो आप कहेंगे ये फ्री सरफेस है, ये नॉन अप्रेस सरफेस है, तो यहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 1 होगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि स्ट्रोमल लैमेली पे
स्ट्रोमल लैमेली की तो दोनों ही सरफेस कैसी हैं, नॉन अप्रेस्ड है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा, यहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि इसकी दोनों सरफेस कैसी हैं, नॉन अप्रेस्ड है, दोनों सरफेस कैसी हैं, फ्री है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा, फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आपके कैविटी है, थाइलेकॉइड के अंदर जो स्पेस है, जो कैविटी है, उस कैविटी को आप क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस है, जो कैविटी है, उसको आप क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे वो ग्रेनल थाइलेकॉइड हो, चाहे स्ट्रोमल थाइलेकॉइड या लैमेली हो, ठीक है, इसको स्ट्रोमल थाइलेकॉइड भी बोलते हैं। तो चाहे स्ट्रोमल थाइलेकॉइड हो, चाहे ग्रेनल थाइलेकॉइड हो, दोनों के ही अंदर जो स्पेस है, जो कैविटी है, उसको आप क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, LUMEN। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन आपको जूम करके दिखाऊंगा, और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो आप ये बताइए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपके कहाँ पर होगा। तो आप कहेंगे ये वहाँ होगा जहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप कहेंगे फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट है, आपके स्ट्रोमल लैमेली प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहाँ होगा, स्ट्रोमल लैमेली पे होगा, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की साइट कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, मतलब ये कहाँ होता है। तो आप कहेंगे ये वहाँ होगा जहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे फोटो सिस्टम 1 आपके कहाँ पर है, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड पे है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। ठीक है, और आप कहेंगे कि ये ग्रेना पे प्रेजेंट है, ग्रेना पे जो थाइलेकॉइड्स हैं उस पर भी आपके फोटो सिस्टम 1 है। तो आप कहेंगे क्या, ग्रेना। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ स्ट्रोमल लैमेली दे रखा है, लेकिन ये ग्रेना पे भी होता है। ठीक है, तो आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, और ये कहाँ होता है, जहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। और फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमल लैमेली पे और आपकी ग्रेना पे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए, मैं आपको ये थाइलेकॉइड की, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड की या स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाया। ओके, तो ये मैंने किया इसको जूम, और ये देखिए आप। ठीक है, और अब आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे दीवारों के अंदर आपके ईंटें एम्बेडेड हैं, दीवारों के अंदर आपके ईंटें प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 1 कहाँ है, मेम्ब्रेन के अंदर है। ये जो मेम्ब्रेन है आपके, इसी के अंदर फोटो सिस्टम 1 है। तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, फोटो सिस्टम बनाया, फोटो सिस्टम 1 बनाया। ठीक है, और आप जानते हैं फोटो सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है। तो ये मैंने आपको दिखाया क्या, रिएक्शन सेंटर, और इसके चारों तरफ क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को और क्या बोलते हैं आप, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। तो ये रेड से मैंने आपको क्या दिखाए, रेड से मैंने आपको प्रोटीन दिखाए, और ब्लू से मैंने आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल दिखाए। ठीक है, और सेंटर में ब्लैक से मैंने आपको क्या दिखाया, रिएक्शन सेंटर। RC मतलब क्या है, रिएक्शन सेंटर। तो फोटो सिस्टम के अंदर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, आपके क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। और फोटो सिस्टम 1 के जो रिएक्शन सेंटर है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, उसका एब्जॉर्प्शन पीक है 700। तो इसीलिए इसके रिएक्शन सेंटर को आप क्या बोलते हैं, P700। ठीक है, चलिए, और आप जानते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। ओके, चलिए, और आप जानते हैं कि ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं, ये कैसे पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं,
ये आपके एसिडिक पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल, बी, कैरोटिनॉइड्स जैसे आपके ज़ैंथोफिल्स। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब आप देखिए मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 है, और मेम्ब्रेन के इस साइड में क्या है, तो आप कहेंगे इस साइड में है ल्यूमेन, और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ है स्टोमा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम, और मेम्ब्रेन के इस साइड में ल्यूमेन, और मेम्ब्रेन के उस साइड में आपके स्टोमा, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में आपके स्टोमा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ध्यान से कि ये आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे स्टार्ट होगा। तो आप कहेंगे ये स्टार्ट होगा आपकी लाइट से। तो आप देखिए लाइट के 2 फोटोन आए, लाइट के 2 फोटोन आए, ठीक है। तो लाइट के आपके 2 फोटोन आए, और ये फोटोन इनकी आपकी वेवलेंथ है कितनी, 700। तो कलर कैसा होगा लाइट का, रेड, ठीक है। और ये दोनों फोटोन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, काफ़ी कम होगी, और एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइट नहीं कर पाएंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी कम है। तो आप देखेंगे कि ये एसिडिक पिगमेंट्स भी आपके एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। और फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास इतनी एनर्जी होगी कि इसके इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट कर सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया कि 2 फोटोन आए, और 2 फोटोन आपके किसने एब्जॉर्ब किए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और इसके अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, 2 फोटोन एब्जॉर्ब किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, ठीक है। और आप देखेंगे रिएक्शन सेंटर की जो एनर्जी है वो क्या होगी, आपके लो होगी। और रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल भी क्या होगा आपके, रिडॉक्स पोटेंशियल भी आपके क्या होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल ये भी क्या होगा, आपके लो होगा, ठीक। और आप देखेंगे कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, और ये इलेक्ट्रॉन आपके कौन रिसीव करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को आप क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसकी एनर्जी क्या होगी आपके, इसकी एनर्जी होगी आपके हाई, और इसका रिडॉक्स पोटेंशियल आरपी मतलब क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल भी क्या होगा आपके हाई, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ गए, तो आप बताइए ये कैसा फ्लो हो गया, अप हिल या डाउन हिल, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं अप हिल। आप पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर गए तो आप अप हिल गए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये अप हिल ट्रांसपोर्ट है। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, आपके अप हिल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो दोबारा सुनिए कि 2 फोटोन एब्जॉर्ब किए रिएक्शन सेंटर ने, और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव कर लिया, आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जिसका नाम क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन मूव किए कहाँ से, लो एनर्जी से, लो रिडक्स पोटेंशियल से, कहाँ, हाई एनर्जी या हाई रिडक्स पोटेंशियल की तरफ। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, आपके अपहिल ट्रांसपोर्ट हो गया। चलिए अब आप देखिए इसके बाद कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास रख के बैठेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, ये आगे ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये आगे देगा इलेक्ट्रॉन किसको, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, पी क्यू को। तो ये पी क्यू क्या है, व्हाट इज पी क्यू, तो आप लिखिए पी क्यू है आपके प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन। और प्लास्टोक्यूनॉन आपके क्या है, एक हाइड्रोजन कैरियर है। हाइड्रोजन कैरियर क्या होता है, तो हाइड्रोजन कैरियर वो होता है जो एक तरफ से हाइड्रोजन लेगा और उस हाइड्रोजन को आगे बढ़ा देगा। तो कैरियर वही होता है जो एक तरफ से सामान उठाए और दूसरी तरफ आगे बढ़ा दे, ठीक है। तो जैसे आपके स्कूल का बैग है, स्कूल का बैग क्या है, आपके बुक्स कैरियर है, तो वो बुक्स आपके कैरी करता है कहाँ तक, आपके घर से आपके स्कूल तक। तो ये भी क्या है, आपके हाइड्रोजन कैरियर है, ये हाइड्रोजन एक तरफ से लेगा और आगे बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए, और आप जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन
के अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे पूछूं दो हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, तो आप कहेंगे दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखिए ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये एक हाइड्रोजन कैरियर है, लेकिन इसको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ये खुश नहीं होगा क्योंकि इसको हाइड्रोजन चाहिए है, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी चाहिए। तो ये प्रोटॉन कहाँ से उठाएगा, ये प्रोटॉन उठाएगा आपके स्ट्रोमा से। तो इसने आपकी प्रोटॉन उठाई कहाँ से, स्ट्रोमा से। ठीक है, तो दोबारा सुनिए इसको, प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मतलब इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले इसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। तो इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दो इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, लेकिन इसको चाहिए क्या आपके, इसको चाहिए हाइड्रोजन। तो ये करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, दो प्रोटॉन उठा लेगा, दो प्रोटॉन उठा लेगा कहाँ से, स्ट्रोमा से। तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही इसके अंदर जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं किसी के अंदर अगर आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो उसका आप रिडक्शन कर रहे हैं, तो प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा आपके, प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होकर के आपके क्या बन जाएगा, PqH2। और PqH2 क्या है, PqH2 है आपके प्लास्टोक्विनोल। ठीक है, प्लास्टोक्विनोल। ओके, तो प्लास्टोक्विनोन क्या है, कीटोन, रिड्यूस होकर क्या बन गया आपके अल्कोहल। ठीक, अब प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन रिसीव करके क्या बन गया आपके प्लास्टोक्विनोल। ठीक है, और आप जानते हैं इसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इसके पास दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, और प्लास्टोक्विनोन है क्या, प्लास्टोक्विनोन आपके हाइड्रोजन कैरियर है, तो इसने हाइड्रोजन लिए हैं तो हाइड्रोजन आगे भी देगा। तो अब ये हाइड्रोजन देगा किसको, ये हाइड्रोजन देगा आपके साइटोक्रोम B6F को। तो साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F को आपके ये हाइड्रोजन देगा। तो अब देखिए ध्यान से कि इसने हाइड्रोजन दिए तो इसने इलेक्ट्रॉन तो रिसीव कर लिए, लेकिन इसको प्रोटॉन पसंद नहीं आए, तो ये प्रोटॉन कहाँ पंप कर देगा, ये प्रोटॉन पंप कर देगा आपके कहाँ पर, ल्यूमेन के अंदर। तो ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है, मतलब ये पंप करता है आपकी प्रोटॉन, पंप प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F क्या है आपके, प्रोटॉन पंप है, और ये प्रोटॉन पंप करता है कहाँ से, ये प्रोटॉन पंप करता है आपके, ये प्रोटॉन पंप करता है आपके कहाँ से, प्लास्टोक्विनोन से लेके आपके ल्यूमेन के अंदर। ओके, और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा आपके, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा आपके किसको, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, PC को। और PC क्या है, तो आप कहेंगे PC है प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन क्या है आपके, प्लास्टोसाइनिन एक आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ बढ़ा देगा। तो ये आपके किसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देता है आपके किसको, वापस से PS1 को। ठीक है, तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS1 को दे देगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिए, साइटोक्रोम B6F से लिए, और किसको दे दिए, वापस से PS1 को दे दिए। और मोबाइल का मतलब है कि ये लिपिड सॉल्युबल होता है, तो लिपिड मेम्ब्रेन में ये मूव कर सकता है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो में है, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो में है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक। और फोटो मतलब लाइट, और फॉस्फोरिलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप किस में होगा, ADP में, ADP में आप फॉस्फेट जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे आपके ATP। तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होगा। और ATP फॉर्मेशन कैसा होगा, तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ETS क्या है, ETS है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देखेंगे कि हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये कैसे आपके प्रोटॉन, कैसे आपके एटीपी बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे एटीपी बनेगा। तो अभी आप डायरेक्टली याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो आपके एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है डाउन हिल, ये मूवमेंट कैसा है आपके हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, ये डाउन हिल है। तो डाउन हिल मूवमेंट का मतलब है कि ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इस मूवमेंट में आपके एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी किस काम आएगी, आपके एटीपी बनाने काम आएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे एटीएस में आपकी क्या बनती है, एटीएस की वजह से आपके एटी बनता है। और एटीपी कैसे बनता है, एडीपी में जब आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको क्विकली देख लीजिए एक बार, जल्दी से एक बार देख लीजिए कि 2 फोटोन आए आपके और रिएक्शन सेंटर के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइड किए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिए और उसका नाम क्या है आपके आयरन सल्फर प्रोटीन। इसने आपके इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन आपके हाइड्रोजन कैरियर है। तो इसको इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से इसकी प्यास बुझेगी नहीं, तो इसको चाहिए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ से उठाएगा, ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाएगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके अब ये खुश है क्योंकि इसको प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन मिल गए। और किसी को अगर हाइड्रोजन मिल गए तो वो क्या हो गया आपके रिड्यूस, और ये रिड्यूस होकर के क्या बन गया, प्लास्टोक्विनोल, ओके। और प्लास्टोक्विनोल के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा और 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को, और इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, प्रोटॉन को अंदर पंप कर देगा ल्यूमेन के अंदर। तो ये प्रोटॉन पंप है और फिर साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा इसको वापस से फोटोसिस्टम 1 को, ठीक है। तो इस तरह से ये साइक्लिक फ्लो है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और फोटो मतलब लाइट और फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और एटीपी कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपके एटीपी फॉर्मेशन में। और एटीपी किससे बनता है, आपके एडीपी में जब आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो अब आप इस पे 1-2 क्वेश्चन करिए, तो इस पे अब आप 1-2 क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो अब आप क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई नॉन साइक्लिक डज नॉट अकर ऑन स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली पर आपके नॉन साइक्लिक क्यों नहीं होता, स्ट्रोमल लैमेली पे आपके नॉन साइक्लिक क्यों नहीं होता, स्ट्रोमल लैमेली पे आपके नॉन साइक्लिक क्यों नहीं होता। तो आंसर क्या होगा बताइए, तो आप बताइए आंसर क्या होगा। तो आप देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको PS1 और PS2 दोनों चाहिए, और आप जानते हैं यहाँ पर स्ट्रोमल लैमेली में आपके PS2 नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या PS2 और PS2 के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर NADP रिडक्टेस, जो FNR एंजाइम था, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट है। कहाँ पर एब्सेंट, ऑन स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली में आपके PS2 भी नहीं है और NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर नॉन साइक्लिक नहीं होता, क्योंकि नॉन साइक्लिक में आपको दोनों चाहिए, PS1 भी और PS2 भी। तो PS1 तो है, PS2 नहीं है, ठीक है। और अब आप एक क्वेश्चन और करिए, आप तो एक क्वेश्चन और करिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए इसके बाद। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई इलेक्ट्रॉन इज cycled back to PS1 in cyclic।
तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये वापस से आपके PS1 के पास क्यों आ गया इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन से आपके वापस PS1 के पास क्यों आ गया। तो जवाब ये है इसका। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि यहाँ पर आपके NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर NADP के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, अगर चला भी गया तो वो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है कहाँ पर, स्ट्रोमल लैमेली पे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज स्ट्रोमल लैमेली लैक NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन सॉरी कि इलेक्ट्रॉन सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन वापस से PS1 के पास क्यों आ गया, PS1 के पास वापस से क्यों आ गया, NADP के पास क्यों नहीं गया, उसको रिड्यूस क्यों नहीं किया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, अगर चला भी जाएगा तो वो रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए ये वापस से आ गया किसके पास, PS1 के पास। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपने देखा, तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, विच फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर व्हेन लाइट बियॉन्ड का मतलब है मोर देन लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल। ठीक है, तो सवाल क्या है कि कौन सा फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा जब लाइट जिसकी वेवलेंथ 680 से ज़्यादा है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अवेलेबल ओनली, सिर्फ वही प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा होगा, साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दोनों होंगे या कोई सा नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि रिएक्शन सेंटर और इसकी चारों तरफ क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिनके अंदर क्या होता है, एसरी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एसरी पिगमेंट्स भी आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी वेवलेंथ को बढ़ा करके, एनर्जी घटा करके, वेवलेंथ को बढ़ा करके किसको प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एसरी पिगमेंट्स हैं, ये आपके क्या करेंगे, ये हमेशा वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, ये वेवलेंथ को हमेशा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और फिर जब ये ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इसने 680 की लाइट एब्जॉर्ब करी है तो ये जो ट्रांसफ़र करेगा रिएक्शन सेंटर को, उसकी वेवलेंथ हमेशा 680 से ज़्यादा ही होगी, यानी कि 681 होगी जैसे। ठीक है, तो 680 से ज़्यादा ही वेवलेंथ होगी, 680 से कम नहीं हो सकती। ओके, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो जो एसरी पिगमेंट्स हैं वो जो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जब वो रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी वेवलेंथ हमेशा बढ़ेगी ना कि घटेगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा घटेगी तो वेवलेंथ हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 680 से ज़्यादा है, मान लिया मैंने 681 है। ठीक है, और ये मान लिया मैंने क्या है, फोटो सिस्टम 2 है, और फोटो सिस्टम 2 के अंदर आप जानते हैं रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना है, 680। ठीक है, 680 नैनोमीटर है, तो रिएक्शन सेंटर तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आप कहेंगे सर एसरी पिगमेंट कर लेंगे, तो अगर एसरी पिगमेंट ने कर भी लिया तो वो आपके 680 पे उसको ला नहीं सकते, 681 की लाइट को वो 682 कर सकते हैं, 683 कर सकते हैं, लेकिन वो 680 नहीं कर सकते। ठीक है, 681 नैनोमीटर की जो लाइट है वो इसको 682 कर सकते हैं, 683 कर सकते हैं, ना कि 680 कर सकते, तो वेवलेंथ घटा नहीं सकते ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर काम ही नहीं करेगा,
जब 680 से ज़्यादा की लाइट होगी तो फोटो सिस्टम 2 काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया कि ये फोटो सिस्टम 1 है, तो फोटो सिस्टम 1 है तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा आपके क्या 700 का। ठीक है, रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना होगा 700, और 700 का जो आपके रिएक्शन सेंटर है, अब आप देखिए तो लाइट 681 की है जैसे मान लीजिए, तो ये 681 तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके S3 पिगमेंट कर लेंगे और S3 पिगमेंट इसको बढ़ा करके दे देंगे, किस पे 700 पे बढ़ा करके दे देंगे, तो आप देखेंगे फोटो सिस्टम 1 काम कर पाएगा। तो फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा है लेकिन फोटो सिस्टम 2 काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए फोटो फॉस्फोरिलेशन कौन सा होगा, सिर्फ साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक के अंदर आपके सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे साइक्लिक, जो साइक्लिक है ये 680 से कम की लाइट हो तब भी काम करेगा, और 680 से ज़्यादा की लाइट हो तब भी काम करेगा। ठीक है, 680 से कम की लाइट होगी तब भी काम करेगा, तब तो दोनों करेंगे तब तो PS1 और PS2 दोनों काम करेंगे, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होंगे। अगर 680 से कम की लाइट है तो मैं लिख देता हूँ उसको, अगर लाइट की वेवलेंथ आपके लेस देन 680 नैनोमीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे PS1 भी काम करेगा और PS2 भी काम करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइक्लिक भी होगा और नॉन साइक्लिक भी होगा। ओके, और अगर वेवलेंथ मोर देन 680 है तो आप देखेंगे PS1 तो काम करेगा लेकिन PS2 काम नहीं करेगा, तो इस केस में सिर्फ क्या होगा, साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बीच का डिफरेंस देखेंगे आप। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और यहाँ लिखिए आपके फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इनकी लोकेशन कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, तो आप जानते हैं फोटो सिस्टम 1 आपके नॉन अप्रेस सरफेस पे होता है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 कहाँ होता है, आपके नॉन अप्रेस सरफेस पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की नॉन अप्रेस सरफेस पे। इसीलिए आप देखेंगे कि फोटो सिस्टम 1 आपको ग्रेनल थैलेकॉइड पर भी मिल जाएगा और आपको स्ट्रोमल लैमेली पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमल लैमेली मेम्ब्रेन। ठीक है, और आप जानते हैं फोटो सिस्टम 2 कहाँ मिलता है आपको, फोटो सिस्टम 2 मिलता है आपको अप्रेस सरफेस पे, थैलेकॉइड की अप्रेस सरफेस पे मिलता है, दबी हुई सरफेस पे मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा ग्रेनल थैलेकॉइड के ऊपर, क्योंकि स्ट्रोमल लैमेली में कोई अप्रेस सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर आपको कोई फोटो सिस्टम 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ कहाँ मिलता है ग्रेनल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, चलिए अब आप देखिए रिएक्शन सेंटर, तो आप देखेंगे फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना होता है 700, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं P700। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन पीक है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर है, तो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं P700। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना है 680 नैनोमीटर, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं P680। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए ध्यान से फोटो फॉस्फोरिलेशन,
तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, आप बताइए मुझे कि साइक्लिक में आपके कौन इन्वॉल्व होता है? तो आप कहेंगे साइक्लिक में सिर्फ आपके फोटोसिस्टम 1 होता है, ठीक है, और नॉन साइक्लिक में आपके दोनों होते हैं। तो नॉन साइक्लिक में आपके फोटोसिस्टम 1 भी होता है और फोटोसिस्टम 2 भी होता है, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 आपके साइक्लिक में भी आएगा और नॉन साइक्लिक में भी आएगा, ठीक है, साइक्लिक में भी आएगा और नॉन साइक्लिक में भी आएगा आपके फोटोसिस्टम 1। और फोटोसिस्टम 1 सिर्फ किस में आएगा? नॉन साइक्लिक में। सॉरी, फोटोसिस्टम 2 सिर्फ किस में आएगा? नॉन साइक्लिक में। ओके। अब आप देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये किससे एसोसिएटेड है? तो आप कहेंगे ये एसोसिएटेड होता है आपके फोटोसिस्टम 2 से। फोटोसिस्टम 1 से नहीं होता, फोटोसिस्टम 2 से होता है, ठीक है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो जिससे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एसोसिएटेड है उसी से आपके ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 से ही आपके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही आपके ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये दोनों ही किससे एसोसिएटेड है? फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब आइए आपके NADPH फॉर्मेशन। तो NADPH फॉर्मेशन किससे एसोसिएटेड है? तो आप कहेंगे इसमें आपके फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 ही आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? NADP+ को, और वो बन जाता है आपके क्या? NADPH, ठीक है। आप बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है आपके फोटोसिस्टम 1 का और फोटोसिस्टम 2 का? तो आप कहेंगे फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन आपके फोटोसिस्टम 2 देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? फोटोसिस्टम 2, ठीक है। और फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? पानी टूटता है और फिर वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फोटोसिस्टम 2 को। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या? वाटर। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? वाटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं रिडॉक्स नेचर, तो आप कहेंगे कि PS1 कैसा है? PS1 आपके रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये आपके NADP+ को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका, ठीक है। तो ये आपके क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये आपके PS2 वाटर को ऑक्सीडाइज करके इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। तो इसका कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। तो लोकेशन क्या है इसकी? ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्टोमल लैमेली मेम्ब्रेन। और PS2 सिर्फ मिलता है आपको कहाँ पर? ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, ठीक है। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 P700, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 P680, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन PS1 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो आप देखेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपके PS1 दोनों में इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में भी और नॉन साइक्लिक में भी, और PS2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2, thus oxygen evolution is also associated with PS2, ठीक है। एंड NADPH फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद PS1, ठीक है, क्योंकि PS1 ही आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NADP+ को। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? तो PS1 का इलेक्ट्रॉन डोनर आपके PS2 होता है, और PS2 को आपके वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। रिडॉक्स नेचर की बात करें तो PS1 आप देखेंगे रिड्यूसिंग है, क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? NADP+ को, और उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है।
और आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर PS2 ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि ये वाटर में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। ठीक है, ये क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए तो शुरू करेंगे आपके कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वो थ्योरी है जो कि आपके एक्सप्लेन करती है एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म इन सेल। मतलब ये थ्योरी आपके एक्सप्लेन करती है कि सेल के अंदर एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, तो सेल के अंदर एटीपी किस मैकेनिज्म से बनता है, किस तरह से बनता है, ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या कि ये थ्योरी है, थ्योरी विच एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा आपसे कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये थ्योरी है जो आपके क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है कि सेल के अंदर एटीपी किस तरह से बनता है, किस मैकेनिज्म से बनता है। ठीक है, अब किताब में आपके एक लाइन लिखी है, तो पहले मैं उस लाइन को लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा आपके? मैंने लिखा आपके एटीपी सिंथेसिस is linked to development of proton concentration gradient। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा आपके कि एटीपी सिंथेसिस is linked to development of proton concentration gradient across membrane। ठीक है, across membrane। देखिए, इसको समझने के लिए आप एक एनालॉगस एग्जाम्पल समझिए इसका। ठीक है, एनालॉगस एग्जाम्पल समझिए, मतलब इसी के जैसा एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो हाइड्रो मतलब होता है वाटर और इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी से यहाँ पर आपके पानी से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? तो आप देखिए, आप करेंगे क्या इसमें? आप इसमें देखिए क्या करेंगे क्या कि पानी के तेज़ बहाव से, पानी के फास्ट फ्लो से एक टरबाइन घूमेगा और टरबाइन के घूमने से आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप देखिए वाटर का फास्ट फ्लो हम कैसे अचीव करेंगे? तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपकी ये क्या है? ये एक आपकी रिवर है। ठीक है, और रिवर में आप देखिए कि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया? यहाँ पर एक दीवार बना दी है, बीच में रिवर में आपने एक दीवार बना दी। ठीक है, और वैसे तो इस दीवार को चेक डैम बोलते हैं, लेकिन अभी आप याद रखिए कि एक दीवार है। ठीक है, तो आपने क्या किया? रिवर के बीच में एक दीवार बना दी। ओके, अब क्या होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर पानी रुक जाएगा और वाटर का लेवल आपके यहाँ पर कम हो जाएगा और वाटर का लेवल रिवर में यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का लेवल आपके क्या हो गया? यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम। तो अगर मैं आपसे पूछूँ वाटर लेवल, तो यहाँ पर क्या है? लो, और यहाँ पर क्या है आपके वाटर लेवल? यहाँ पर वाटर लेवल क्या है आपके? हाई। ठीक है, चलिए तो आपने पहले क्या किया? आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पहले आपने क्या किया? वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? वाटर लेवल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके डिफरेंस। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है आपके? डिफरेंस। ओके, ग्रेडियंट का मतलब क्या है आपके? डिफरेंस। तो पहले आपने क्या किया? वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट किया, वाटर लेवल ग्रेडियंट प्रोड्यूस किए। ठीक है, चलिए तो पहला काम क्या किया आपने? पहले आपने क्या किया? वाटर लेवल ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया आपने, ये कह लीजिए आपने क्रिएट किए। ठीक है, जनरेट किए।
पहले आपने जनरेट किए क्या, वाटर लेवल ग्रेडियंट, ठीक है, पानी के लेवल में फ़र्क प्रोड्यूस किया, पानी के लेवल में ग्रेडियंट जनरेट किए। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टरबाइन है, यहाँ पर आपने टरबाइन लगाया, यहाँ पर आपने क्या लगाया, यहाँ पर आपने लगाया टरबाइन, ओके। और आप क्या करेंगे अब कि इस वॉल को यहाँ से हटा देंगे, इस वॉल को यहाँ से हटा देंगे। और अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, वाटर यहाँ से फास्ट फ्लो करेगा, वाटर यहाँ से बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा और इस टरबाइन को घुमाएगा, और इस टरबाइन के घूमने से आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, तो पहले आपने वाटर लेवल ग्रेडियंट प्रोड्यूस किए, जनरेट किए। उसके बाद आपने इन ग्रेडियंट को ग्रेडियंट ब्रेक किए, ठीक है। पहले आपने बनाए और फिर तोड़े, और जिसकी वजह से क्या हुआ आपके, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे, ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे एटीपी सिंथेसिस में। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर वाटर ग्रेडियंट की जगह, वाटर ग्रेडियंट की जगह आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक जगह आप कर देंगे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को हाई, और एक जगह कर देंगे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को लो, ठीक है। और फिर आप इस कंसंट्रेशन को तोड़ेंगे, तो प्रोटॉन की फ्लो से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे आपके एटीपी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपने क्या किया, पहले आपने वाटर लेवल के ग्रेडियंट, वाटर लेवल में डिफरेंस जनरेट किया, और फिर उस डिफरेंस को, उस ग्रेडियंट को आपने तोड़ा। और एटीपी में आप क्या करेंगे कि एटीपी पे आप प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे, मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा प्रोटॉन कर देंगे और एक तरफ आपके कम प्रोटॉन कर देंगे, और फिर आप करेंगे क्या, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे, तो उसके फ्लो से, प्रोटॉन के फ्लो से आपके एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए इसको हम करके देखेंगे, बिल्कुल इसको मैं आपको बना के समझाऊंगा। अभी आप यहाँ तक देखिए, अभी आपने यहाँ तक समझ लिया, तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके आगे कि हम कौन सी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस करेंगे। तो आप जानते हैं आप जानते हैं ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, ये मैंने आपके सामने बनाया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया क्लोरोप्लास्ट बनाया। और क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं ये क्या है, ये है आपके थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ये क्या है आपके थाइलाकॉइड, और ये क्या है इसकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, तो ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और जो आपके अंदर स्पेस है, इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, जो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स होता है उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ल्यूमेन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन, यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, हाई होगी। और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपके लो होगी, ठीक है। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आपके कहाँ पर, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आपके ल्यूमेन में ज़्यादा और स्ट्रोमा के अंदर कम, ठीक। तो आप देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने दिखाया आपको कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आपकी कहाँ पर, ल्यूमेन में ज़्यादा है, स्ट्रोमा से, ठीक है, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोटॉन की, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस है, तो आप कहेंगे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, ओके। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो सवाल क्या है आपसे, सवाल क्या है कि व्हाट कॉजेस दिस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आखिर में प्रोड्यूस कैसे हुए, व्हाट कॉजेस दिस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट असल में कैसे प्रोड्यूस हुए, कैसे बने, ठीक है, सवाल ये है आपसे। तो सवाल सिंपल है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा कैसे आए और स्टोमा के अंदर प्रोटॉन कम कैसे हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे प्रोड्यूस हुए, कैसे जनरेट हुए, ठीक है। तो अब आप देखिए, दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज जनरेटेड ड्यू टू रीज़न वन, ठीक है। इसके 3 रीज़न पढ़ेंगे हम। तो रीज़न नंबर 1 देखिए आप, रीज़न नंबर वन देखिए आप ध्यान से, रीज़न नंबर 1 देखिए आप ध्यान से। तो अगर मैं आपके सामने बनाऊं, क्या मैंने आपके सामने क्या बनाया, ये मैंने आपके सामने बनाया ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, ये है थैलेकॉइड, ठीक है। तो ये जो थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो ये थैलेकॉइड दिखाया मैंने आपको, थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये थैलेकॉइड है। और थैलेकॉइड के अंदर आप जानते हैं, थैलेकॉइड के अंदर क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपके सामने क्या दिखाया, ये मैंने आपके सामने दिखाया फोटो सिस्टम 2, ठीक है। ये क्या है आपके फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2, ओके। और आप जानते हैं कि जब ये फोटो सिस्टम 2 आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि प्रोटॉन, लाइट के प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको आप फियोफाइटिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जब ये लाइट के 2 फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करता है, आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और वो इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन देता है, पानी यहाँ पर टूटता है, पानी यहाँ पर टूटता है, और किस में टूटता है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और आपके ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो आपने देखा कि फोटो सिस्टम 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट किए हैं, अब फोटो सिस्टम 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्ब करने से जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, और वो इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव कर लिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव कर लिए। तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा पानी टूटेगा, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, आपके फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग हुई है, ये जो पानी टूटा है, ये किस साइड में टूटा है, तो आप कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन की इनर साइड पे टूटा है। ये जो वाटर ब्रेक हुआ है, वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, ये आपके इनर साइड या ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे हुआ है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला रीज़न क्या है, देखिए पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न है आपके कि वाटर स्प्लिटिंग किस साइड में होती है, ये होती है आपके अकर टूवर्ड इनर मतलब आपके कहाँ पर, ल्यूमेन साइड पे, ठीक है। अकर टूवर्ड ल्यूमेन या इनर ल्यूमेन साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो थैलेकॉइड है, इसके अंदर आपके क्या है, कैविटी, उसको आप ल्यूमेन बोलते हैं, और इसके बाहर क्या है, आपके स्टोमा, ठीक है। तो आप देखा कि वाटर जो ब्रेक हुआ, वाटर जो स्प्लिट किया, वो किधर की तरफ किया, आपके टूवर्ड द ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्योंकि पानी ल्यूमेन साइड की तरफ टूटा है, तो आप बताइए इसने प्रोटॉन कहाँ रिलीज किए होंगे, तो इसने प्रोटॉन रिलीज किए होंगे आपके कहाँ पर, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, रिलीज प्रोटॉन
इनटू ल्यूमेन, ठीक है, रिलीज प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन। तो ये आपकी समझ में आया होगा कि इस वजह से यहाँ पर आपके प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी समझ में आया होगा, तो ये आप लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके दूसरे रीज़न की जो आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉज करता है। तो पहला रीज़न क्या था आपके कि वाटर स्प्लिट करता है कहाँ पर, ल्यूमेन साइड या इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और टूटने के बाद ये प्रोटॉन कहाँ रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा आपके कहाँ पर, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो दूसरा रीज़न देखिए, अब आप दूसरा रीज़न देखिए। तो दूसरा रीज़न क्या है, देखिए अब आप ध्यान से ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रख के बैठेगा नहीं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, और ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन देगा किसको, पी क्यू को, ठीक है, पी क्यू। और आप जानते हैं पी क्यू क्या है, पी क्यू आपके प्लास्टोक्विनोन है, ठीक। और प्लास्टोक्विनोन आपके एक हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैरियर क्या होता है, जो एक हाथ से हाइड्रोजन लेगा और दूसरे हाथ से हाइड्रोजन आगे बढ़ा देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, एक हाथ से इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये आपके हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। लेकिन इसके पास तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसकी प्यास तो बुझी नहीं अभी। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसको क्या चाहिए, इसको प्रोटॉन भी चाहिए ताकि इसको कंप्लीट हाइड्रोजन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है आपके, हाइड्रोजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, लेकिन प्रोटॉन की प्यास बाकी है। तो आप देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर ये 2 प्रोटॉन उठा ले, ये 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठा ले तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना देंगे आपके, 2 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसको कंप्लीटली मिल जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा आपके PqH2, यानी कि ये रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल। ये ऑलरेडी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये करेगा क्या, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्रोटॉन ले लिए, है ना। तो इसके पास क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन इसने लिए। अब ये 2 हाइड्रोजन आगे पास करेगा, और अब जो पास करेगा ये पास करेगा किसको, ये किसको पास करेगा, साइटोक्रोम B6F को, ठीक है। ये किसको पास करता है आपके, साइटोक्रोम B6F को तो ये आप ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके थाइलेकॉइड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से, तो थाइलेकॉइड को मैं थोड़ा बड़ा कर लिया। अब आप देखिए कि इसने 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ये किसको दे दिए इसने, ये दे दिए इसको साइटोक्रोम B6F को। और साइटोक्रोम B6F आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा और प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, प्रोटॉन को पंप कर दे कहाँ पर, अंदर ल्यूमेन के अंदर, ठीक है, ल्यूमेन के अंदर ये प्रोटॉन को पंप कर देगा, ठीक है। तो आप देखिए PqH2 ने आपके 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आगे दिए, किसको दिए, साइटोक्रोम B6F को। और साइटोक्रोम B6F को सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिर तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 2 प्रोटॉन का करेगा क्या, तो ये 2 प्रोटॉन को पंप कर दे कहाँ पर, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से कि ये जो हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर यानी कि PQ, ये करेगा क्या आपके ये आपके रिमूव हाइड्रोजन या कह लीजिए आपके प्रोटॉन रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। इसने स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन रिमूव किए, तो अब स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम हो गए, ठीक है। चलिए एंड साइटोक्रोम B6F क्या है आपके,
ये आपके प्रोटॉन पंप है और ये पंप करेगा प्रोटॉन को, ये पंप करेगा प्रोटॉन को, ये पंप करेगा प्रोटॉन को कहां पर, इनटू ल्यूमेन। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हाइड्रोजन कैरियर PQ ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है। कब? वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और साइटोक्रोम B6F इसने प्रोटॉन को क्या किया, प्रोटॉन को अंदर पंप कर दिया। तो एक तरह से आप देखिए स्ट्रोमा से प्रोटॉन कम हुए और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़े। ठीक है, तो आप देखिए तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़े जा रहे हैं। एक तो वाटर स्प्लिट किया, वहाँ पर आपकी प्रोटॉन रिलीज हुए, और दूसरा आपके यहाँ से प्रोटॉन साइटोक्रोम B6F ने अंदर पंप कर दिए। ठीक है, और PQ ने प्रोटॉन यहाँ से निकाल दिए। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम हुए और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़े। तो दूसरा रीज़न आपने देख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि साइटोक्रोम B6F आपके PC को देगा इलेक्ट्रॉन, और PC इलेक्ट्रॉन किसको देता है, आपके PC इलेक्ट्रॉन देता है आपके फोटोसिस्टम 1 को। ठीक है, किसको देता है, फोटोसिस्टम 1 को। तो आप देखिए जब फोटोसिस्टम 1 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इसके भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करने के बाद ये किसके पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा किसके पास, FD के पास। और FD आपके कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, NAD+ के पास। ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके NAD+ के पास। ठीक है, और आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो NAD+ के पास पहुँचे, NAD+ के पास जो इलेक्ट्रॉन पहुँचे, तो आप बताइए मुझे क्या NAD+ सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के अलावा इसको प्रोटॉन भी लगते हैं रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है NAD+ रिडक्टेस, NAD+ रिडक्टेस, या इसको FNR भी बोलते हैं। FNR का मतलब है फेरेडॉक्सिन NAD+ रिडक्टेस। ठीक है, तो NAD रिडक्टेस प्रोटॉन कहाँ से उठाएगा, तो ये प्रोटॉन उठाएगा आपके कहाँ से, स्ट्रोमा से उठाएगा। तो इसने आपके प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठाए और NAD+ को दे दिए। ठीक है, तो इसने स्ट्रोमा से ही क्यों उठाए, इसने ल्यूमेन से क्यों नहीं उठाए प्रोटॉन? तो आप देखिए तीसरा रीज़न, NAD+ रिडक्टेस, NAD+ रिडक्टेस कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट टुवर्ड स्ट्रोमा कह लीजिए, या आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि NADP रिडक्टेस कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके आउटर साइड, या कह लीजिए कहाँ, स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रोटॉन कहाँ से उठाएगा, ये प्रोटॉन उठाएगा आपके कहाँ से, स्ट्रोमा से। क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए NADP+ को। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे आप कि ये रिमूव करेगा, रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 10 इसी वजह से 10 रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू रिड्यूस NAD+। ठीक है, तो यहां तक आपने देख लिया, यहां तक आपके समझ में आया होगा, यहां तक आप लिखिए पहले। तो जल्दी से हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, तो आप देखेंगे कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक थ्योरी है, और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, तो ये आपके एक्सप्लेन करती है कि सेल के अंदर ATP कैसे बनता है। ठीक है, तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो थ्योरी विच एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस, तो ये वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि सेल के अंदर ATP कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब
दूसरी लाइन देखिए, तो एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए कि एटीपी बनाने के लिए पहले आपको प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रेडियंट क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंस। तो आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप प्रोटॉन को एक तरफ ज़्यादा कर देंगे, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को एक तरफ ज़्यादा कर देंगे और दूसरी तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में क्या आ जाएगा? डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन को मूव कराएंगे, और जब ये प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो आपके एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी कहाँ काम आएगी? वही एनर्जी काम आएगी आपके एटीपी बनाने में, ठीक है। और यहाँ पर हम जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेंगे वो मेम्ब्रेन किसकी होगी? आपके ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि हम प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस बनाएंगे, और हम करेंगे क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर बढ़ाएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन स्टोमा के अंदर घटाएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हम ल्यूमेन में ज़्यादा कर देंगे और स्टोमा के अंदर कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम। तो आपने देखा कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन के अंदर क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, और इसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और ये किस मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा? ये आपके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, ठीक। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब आप देखिए व्हाट कॉजेज दिस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनते हैं? तो इसके 3 रीज़न हैं। इसकी किताब में आपकी किताब में इसके 3 रीज़न दे रखे हैं। पहला रीज़न देखिए आप, पहला रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न ये है कि ये जो वाटर स्प्लिट करता है, वाटर की जो स्प्लिटिंग है, जो पानी टूटता है, ये आपके किधर की तरफ टूटता है? तो आप कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन की इनर साइड पे, या कह लीजिए ल्यूमेन साइड की तरफ टूटता है, ठीक है। तो वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है? आपके टुवर्ड द इनर साइड या ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी वजह से आपके प्रोटॉन कहाँ रिलीज होते हैं? प्रोटॉन रिलीज होते हैं आपके ल्यूमेन की तरफ, ठीक। तो दोबारा सुनिए कि वाटर जो स्प्लिट करता है, पानी जो टूटता है, ये किधर की तरफ करता है? आपके टुवर्ड द इनर या कह लीजिए आपके ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी वजह से आप देखेंगे कि प्रोटॉन कहाँ रिलीज होते हैं? आपके ल्यूमेन के अंदर रिलीज होते हैं। तो इस तरह से ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, ठीक है, ठीक है। तो वाटर स्प्लिटिंग अकर टुवर्ड इनर या ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, रिलीज प्रोटॉन इनटू द ल्यूमेन, ठीक है। इस तरह से आपके प्रोटॉन ल्यूमेन में ज़्यादा हो गए। अब आप देखिए ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा वो एक हाइड्रोजन कैरियर को देता है, और PQ क्या है? आपके एक हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक। और हाइड्रोजन कैरियर आपके एक हाथ से हाइड्रोजन लेगा और दूसरे हाथ से हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। और इसके पास सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन आए। प्राइमरी एक्सेप्टर से इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन आए, तो ये इसको बात पसंद नहीं आएगी, तो इसको हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन इसके पास सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन आए। तो अब ये करेगा क्या? ये आपके 2 प्रोटॉन निकालेगा अपना हाइड्रोजन बनाने के लिए। ये आपके प्रोटॉन निकालेगा, और ये प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा? तो ये निकालेगा प्रोटॉन कहाँ से? स्ट्रोमा से, क्योंकि ये स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट है। तो ये आपके प्रोटॉन कहाँ से उठाएगा? स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन उठाएगा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन दोनों मिलके क्या बन गए? 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन इसने ले लिए क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आपके हाइड्रोजन कैरियर रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्टोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसी टाइम पे इसने प्रोटॉन कहाँ से निकाले? स्टोमा से निकाले, ठीक है। चलिए इस तरह से इसने स्टोमा में आपके प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम कर दी, ठीक है। और इसके बाद इसने अपने हाइड्रोजन किसको दिए? इसने अपने हाइड्रोजन साइटोक्रोम B6F को दिए, ठीक है। और साइटोक्रोम B6F आपके एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है,
तो इसके पास आपके हाइड्रोजन आए हैं। हाइड्रोजन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और प्रोटॉन को कहाँ पंप कर देगा, आपके ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे साइटोक्रोम B6F क्या है, प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है और पंप करता है प्रोटॉन इनटू द ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में और आपके प्रोटॉन बढ़ गए और स्टोमा के अंदर इसने प्रोटॉन घटा दिए। तो हाइड्रोजन कैरियर ने स्टोमा के अंदर आपकी प्रोटॉन घटा दिए और साइटोक्रोम B6F ने प्रोटॉन को पंप कर दिए कहाँ पे, ल्यूमेन में। तो इस तरह से ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए। और लास्ट रीज़न क्या है, लास्ट रीज़न क्या है, देखिए हमें लास्ट रीज़न देखना है अब। तो आप देखिए NADP+ के रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो मिल गए FD से, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, लेकिन प्रोटॉन कहाँ से आएंगे। तो NADP+ रिडक्टेज एंजाइम इसको प्रोटॉन कहाँ से ला के देगा, तो इसको प्रोटॉन ला के देगा आपके कहाँ से, स्ट्रोमा से। तो आप पूछेंगे स्ट्रोमा से ला के क्यों दिए, ल्यूमेन से ला के क्यों नहीं दिए, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम आपके कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके स्ट्रोमा साइड या कह लीजिए आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इसीलिए इसने जो इसने जो प्रोटॉन उठाए, ये कहाँ से उठाए, आपके इसने आपके स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाए, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि NADP रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट है, आउटर साइड पे प्रेजेंट है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की। इसीलिए इसने आपके प्रोटॉन कहाँ से उठाए, स्ट्रोमा से उठाए NADP को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि इस तरह से आपके प्रोटॉन स्ट्रोमा से कम होते जा रहे हैं और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो ल्यूमेन में ज़्यादा, स्ट्रोमा में कम। तो ये क्या हो गया, आपके प्रोटॉन कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया, यानी कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। और किसके अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे, और ये टूटेंगे कैसे कि प्रोटॉन को वापस से पंप करेंगे कहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जब ये आपके प्रोटॉन कंसंट्रेशन टूटेंगे, जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि ल्यूमेन से वापस से स्टोमा में आएंगे, तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी किस काम आएगी, आपके वही एनर्जी ATP बनाने काम आएगी, ठीक है। तो इसको हम आगे दिखेंगे, अभी आप यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुके हैं, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुके हैं। और ये कैसे बने ये भी आपने देखा, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके कैसे बने ये आपने 3 पॉइंट देखे। अब इन 3 पॉइंट के बाद आप क्या लिखेंगे, इन 3 पॉइंट के बाद आप लिखेंगे 10 प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गए। तो आपने 3 पॉइंट देखे और उन 3 पॉइंट के बाद आप क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या होगा, तो अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेंगे, वापस से ये प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से मतलब ल्यूमेन से कहाँ मूव करेंगे, आपके लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि स्टोमा में। और जब ये हाई कंसंट्रेशन से यानी कि ल्यूमेन से आपके स्टोमा में लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तब आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से आपके ATP बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लिखेंगे क्या कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद ये प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके क्या करेंगे, ये आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके टूटेंगे। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पहले बने, और कैसे बने ये आपने 3 पॉइंट्स में देखा, और अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेंगे। तो आप लिखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके अब टूटेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये कैसे टूटेंगे आपके, जब प्रोटॉन आपके मूव करेंगे वापस से हाई कंसंट्रेशन से आपके लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि ल्यूमेन से आपके स्टोमा की तरफ, एस प्रोटॉन यानी कि H+ मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन यानी कि ल्यूमेन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी कि
स्ट्रोमा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया या फिर आपके अगेंस्ट हो गया? तो आप कहेंगे ये हो गया आपके अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हैं? जो आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए, और आप देखिए कि ये जो प्रोटॉन है ये आपके चार्ज्ड आयन है, और चार्ज्ड आयन आपके लिपिड मेम्ब्रेन्स है। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो है आपकी किसकी है? लिपिड की बनी है। तो चार्ज्ड आयन आपके लिपिड मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर सकते, इसीलिए आपको क्या चाहिए? आपको एक चाहिए चैनल प्रोटीन, और ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? चैनल प्रोटीन। और इस चैनल प्रोटीन का नाम क्या है? F0। ठीक है, तो F0 क्या है आपके? F0 है आपके चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो आपके चैनल प्रोटीन से ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लिपिड मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके चार्ज्ड आयन हैं। और आप देखेंगे जब 2 और 2 यानी कि 4 प्रोटॉन मूव करेंगे, तो आपके एक एडीपी से आपके एक एटीपी बनेगा। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन के मूवमेंट से आपके एक एटीपी बनेगा। ओके, ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो मूवमेंट हुआ ये आपके एक चैनल प्रोटीन के थ्रू हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे थ्रू चैनल प्रोटीन, थ्रू, और चैनल प्रोटीन का नाम क्या है? F0 चैनल प्रोटीन। और ऐसे डिफ्यूजन को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हैं? जो आपके चैनल प्रोटीन की मदद से होता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बने और फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटे। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे टूटेंगे आपके? जब आपके प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से वापस लो कंसंट्रेशन की तरफ लौटेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ F0 चैनल प्रोटीन। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हैं? जो आपके चैनल प्रोटीन से होता है उसको आप बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटे, और इनके टूटने से आपके क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम देखेंगे कि वो किस काम आएगी आपके? यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने देख लिया, तो अब देखेंगे आपके कीमो ऑस्मोसिस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कीमो ऑस्मोसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप लिखिए रिक्वायरमेंट्स। और कीमो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? एटीपी सिंथेसिस। और एटीपी सिंथेसिस के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने हैं। ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट आप बनाएंगे किसके अक्रॉस? मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो एक मेम्ब्रेन होगी, उसकी एक तरफ आप प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे और एक तरफ आप प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को घटा देंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया, इसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस बनेंगे? एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस बनेंगे। तो आपको चाहिए एक मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहां मैंने आपको क्या दिखाया? यहां मैंने आपको दिखाया थैलेकॉइड। ठीक है, ठीक है, और थैलेकॉइड के अंदर की स्पेस को आप थैलेकॉइड के अंदर की स्पेस को आप क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, और थैलेकॉइड के बाहर की स्पेस को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, चलिए, अब आप ध्यान से देखिए
ध्यान से देखिए एकदम। तो आप जानते हैं ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा और स्टोमा में प्रोटॉन कम। ठीक है, तो आपको क्या मिल गए? आपको मिल गए प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, कैसे? ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा और स्टोमा में प्रोटॉन कम, और ये आपके मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। और मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पे? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा और एक तरफ प्रोटॉन कम। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा, स्टोमा में प्रोटॉन कम। ठीक है, तो आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट मिल गए और मेम्ब्रेन मिल गई। और मेम्ब्रेन क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए प्रोटॉन पंप। और प्रोटॉन पंप क्या है? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जल्दी से दिखाया क्या? जल्दी से मैंने आपको दिखाया क्या? फोटो सिस्टम 2। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? तो फोटो सिस्टम 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए? इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे दिए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप जानते हैं कि प्लास्टोक्विनोन होता है, और प्लास्टोक्विनोन स्टोमा से प्रोटॉन निकालेगा और उसके बाद साइटोक्रोम B6F प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन में पंप कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका काम करेगा? ये आपके पंप का काम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके पंप का काम करेगा। ओके, तो आपको चाहिए एक प्रोटॉन पंप, और इसी पंप की वजह से तो आपके स्टोमा से प्रोटॉन निकलते जाएंगे और ल्यूमेन में बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपके ग्रेडियंट बन जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग होती है, उसकी वजह से भी आपके प्रोटॉन बढ़ते हैं यहाँ पर ल्यूमेन में। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? एक प्रोटॉन पंप चाहिए। और प्रोटॉन पंप की तरह कौन काम करता है? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, अब तो प्रोटॉन, आपने प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिए। अब एटीपी ऐसे थोड़ी बनेगा। एटीपी कब बनेगा? जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेंगे, यानी कि प्रोटॉन मूव करेंगे कहाँ से? अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि ल्यूमेन से जब प्रोटॉन मूव करेंगे कहाँ पर? स्टोमा में, तब आपके एटीपी बनेगा। ठीक है, तो जब प्रोटॉन मूव करेंगे अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी से आपके एटीपी बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए, अब तो आपको चाहिए आपके क्या? एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस, और एटीपी सिंथेस क्या है? इसमें आपके दो पार्ट हैं, CF0 CF1। ठीक है, या सिंपली बोल सकते हैं आप क्या? F0 F1। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो CF0 CF1 क्या है? इसके दो पार्ट हैं, ये है आपके F0, ये क्या है? आपके F1। CF0 बोल दीजिए या F0 बोल दीजिए, या CF1 बोल दीजिए या F1 बोल दीजिए सिंपली। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से कि F0 क्या है। आप देखेंगे यहाँ से जब ये प्रोटॉन मूव करेंगे, मतलब हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जब ये प्रोटॉन मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन क्या है? आपके चार्ज्ड है, और चार्ज प्रोटॉन आपके मूव नहीं कर सकते लिपिड मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए आपकी चैनल प्रोटीन, इनको चाहिए आपके एक प्रोटीन, और इस प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? F0। और F0 किसकी तरह काम करता है? F0 काम करता है आपके किसकी तरह? चैनल की तरह, एक रास्ते की तरह काम करता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि F0 काम करता है आपके एक्ट एज चैनल, एक्ट एज चैनल। ये चैनल की तरह काम करता है, आपके रास्ते की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए। तो एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्टोमा, ल्यूमेन टू स्टोमा। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये आपके मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उनको आप बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन।
इंटीग्रल प्रोटीन। और आप देखेंगे कि ये F0 मेम्ब्रेन में सिर्फ आपके आधे हिस्से में प्रेजेंट नहीं है, ये आपके पूरे हिस्से में प्रेजेंट है। और जो मेम्ब्रेन को पूरी तरह से क्रॉस कर रहा है, ये पूरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रोटीन को आप बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, असल में चैनल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं F0 की, सॉरी F1 की। तो F1 क्या है? F1 के पास असल में आपके एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी होती है। मतलब ये आपके एंजाइम की तरह काम करता है जो आपके एटीपी बनाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके पास आपके एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी होती है। तो आप लिखेंगे क्या कि ये आप मुझे बताइए कि ये आपके मेम्ब्रेन के अंदर है या मेम्ब्रेन की सरफेस से अटैच है? तो आप कहेंगे ये सरफेस से अटैच है, ठीक है। और ऐसे प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं जो आपके सरफेस पे प्रेजेंट है? तो ऐसे प्रोटीन को आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं उसको। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर है, जो दीवार के अंदर है, वो क्या है? इंटीग्रल। और जो दीवार की सरफेस से अटैच है तो उसको आप क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। जैसे ये ईंटें दीवार के अंदर हैं, एम्बेडेड हैं, तो आप ईंटों को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। और ये बोर्ड आपके दीवार की सरफेस के ऊपर अटैच है तो आप क्या कहेंगे? इसको पेरिफेरल, ठीक है। और इसका एक नाम होता है हेड पीस। इसको आप हेड पीस भी बोलते हैं, ठीक है। F1 को आप और क्या बोलते हैं? हेड पीस। तो पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक। और आप देखेंगे ये आपके बाहर की तरफ प्रोजेक्ट है, स्टोमा की तरफ या ल्यूमेन की तरफ। तो आप कहेंगे ये आपके स्टोमा की तरफ प्रोजेक्ट है। तो आप लिखेंगे प्रोजेक्ट या प्रोट्रूड। किताब में लिखा है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब भी यही है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। प्रोट्रूड ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस की तरफ निकला हुआ है, सरफेस यानी कि स्टोमा की तरफ या ल्यूमेन की तरफ। तो आप कहेंगे टुवर्ड स्टोमा, ठीक है। तो F1 क्या है आपके? F1 को आप हेड पीस बोलते हैं और ये आपके सरफेस से अटैच है। ये आपके मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, ये मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस से अटैच है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन, ओके। और F0 आपके मेम्ब्रेन के अंदर है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और आप देखेंगे ये सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड है, ये सरफेस से बाहर आपके प्रोट्रूडेड है, ठीक है। आउटर सरफेस की तरफ प्रोट्रूडेड है, तो आप लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रोट्रूडेड ऑन आउटर सरफेस टुवर्ड स्टोमा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो F1 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल ही इसका एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। तो F0 किसकी तरह काम करता है? F0 काम करता है आपके चैनल की तरह। और CF1 किसकी तरह काम करता है? CF1 काम करता है आपके एंजाइम की तरह। इसी के पास आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, यही आपके ADP से आपके ATP बनाएगा, ठीक है। चलिए तो अब ये देखेंगे कि F1 इनएक्टिव फॉर्म में है और ये एक्टिवेट कैसा होगा, तो ये हम देखेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा आपके? सबसे पहले होगा आपके मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम या अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो आप देखेंगे कि आपके प्रोटॉन मूव करेंगे कहाँ से? अपनी हाई कंसंट्रेशन से। अपनी हाई कंसंट्रेशन यानी कि ल्यूमेन से कहाँ पर? स्टोमा में, अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो प्रोटॉन मूव किए आपके हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ, अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपके? इससे आपके टूटेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इससे आपके क्या टूटेंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या होगा आपके? ब्रेकडाउन होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेंगे तो आपके क्या रिलीज होगी? आपके रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या? एनर्जी रिलीज्ड, ओके। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपके प्रोटॉन मूव किए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ, अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक। और इससे आपके क्या हुआ? इससे आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट
टूटे और प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने से आपके एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। चलिए अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी आपके क्या करेगी, ये एनर्जी F1 का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगी, ठीक है। इसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज लाएगी, मतलब इसका शेप चेंज होगा, ठीक है। तो आपके लिखेंगे यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1 में आपके क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। CF1 का आपके शेप चेंज होगा और इसके शेप चेंज होने से आपके इसमें जो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो आपके एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिखेंगे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ F1, ठीक है। तो F1 की आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ATP सिंथेस के F1 की एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपके क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई और जिससे क्या होगा जिससे आपके ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ADP में जुड़ जाएगा आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये बन जाएगा आपके क्या, ATP, ठीक है। तो आपने देखा जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन मूव किए, जैसे ही यहाँ से आपके प्रोटॉन मूव करेंगे तो ADP में आपके क्या जुड़ जाएगा, ATP जुड़ जाए, ADP में आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, आपके ATP बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ आपके कि जब आपके प्रोटॉन मूव किए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो उससे क्या हुआ, आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटे और प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने से आपके एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज हुई उससे आपके F1 का शेप चेंज हुआ, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से इसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो आपके एक्टिवेट हो गई और इसने आपके क्या कर दिया, ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया और क्या बन गया, आपके ADP बन गया, ठीक है, ATP बन गया। चलिए तो अब हम लाइट रिएक्शन पे MCQs करेंगे। तो आप देखिए रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों है प्रोटॉन्स की। तो देखिए इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है, आपके टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इसलिए आपके प्रोटॉन कहाँ रिलीज होते हैं, ल्यूमेन के अंदर। तो यहाँ क्या लिखा है, आपके वाटर स्प्लिटिंग अकर टुवर्ड आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये गलत लिखा है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तभी तो प्रोटॉन आपके अंदर ल्यूमेन के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर। हाँ, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटो सिस्टम 1 का, वो ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन कैरियर को और ये हाइड्रोजन कैरियर प्रोटॉन रिमूव करेगा कहाँ से, प्रोटॉन रिमूव करता है स्ट्रोमा से, ठीक है। स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिमूव कर देगा तो इसकी वजह से आपके क्या होगा कि स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे और आपके ल्यूमेन के अंदर आपके प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आपके आगे जो साइटोक्रोम B6F है वो उसको अंदर पंप कर देगा, ठीक है। तो ये आपके सही लिखा है। NADP रिडक्टेस प्रेजेंट टुवर्ड द स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ, NADP रिडक्टेस आप देखेंगे स्ट्रोमल साइड पे है और NADP प्लस के रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल जाएंगे फेराडॉक्सिन से, FD से, लेकिन प्रोटॉन आपके NADP रिडक्टेस स्ट्रोमा से उठाएगा। क्यों उठाएगा स्ट्रोमा से, क्योंकि वो आपके कहाँ प्रेजेंट है, टुवर्ड द स्ट्रोमल साइड या आउटर साइड ऑफ थैलेमोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपके, ऑल एक्सेप्ट 1, पहले को छोड़ के सब। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर, पहला ऑप्शन क्या है, ओनली व्हेन लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल। तो आप देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर आप क्या देखेंगे कि क्या इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, आपके रिएक्शन सेंटर इसके अंदर जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है आपके 700 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखा है कि जब लाइट 680 से ज़्यादा हो, तो 680 से ज़्यादा होगी लाइट, तो आपकी क्या होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 681 है,
तो इसकी जो आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एसरी पिगमेंट्स हैं, एसरी पिगमेंट्स, वो एसरी पिगमेंट्स इसको 681 की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे आपके कब, किसके अंदर, 700 के अंदर, और रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन लिखा है सिर्फ ओनली लिखा है, तो ये गलत लिखा है। ओनली नहीं, आपके जब आपके 680 से कम भी होगी, यानी कि अगर मान लीजिए 500 भी है, तब भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको एब्जॉर्ब कर सकता है और आपके कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 700 के अंदर, और ट्रांसफ़र कर देगा किसके अंदर, रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो लिखा है कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अकर ओनली व्हेन, सिर्फ जब ही होगा जब लाइट 680 से ज़्यादा होगी, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा होना चाहिए था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑल्सो अकर, जब भी होती है जब आपके 680 से ज़्यादा की लाइट होती है, क्योंकि आप देखेंगे नॉन साइक्लिक 680 से ज़्यादा पे नहीं होती है। ठीक है, नॉन साइक्लिक आपकी 680 से ज़्यादा पे नहीं होती है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ का जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन पीक 680 है। ठीक है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो एस्टेरिक पिगमेंट्स हैं वो आपके 680 से कम की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, तो वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 से 700, ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है ये आपकी कौन सी है, ये आपके वो है, इसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब ये वो लाइट है जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें तो आपकी साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा इसका 2। तो विच इज़ एक्ट एज प्रोटॉन पंप, कौन है जो प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है, ये है आपके साइटोक्रोम B6F। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर साइटोक्रोम B6F ही आपके प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया क्या MCQs। चलिए